is it visible now? Yes, ma'am. Yes, it's Oh, visible. okay, thank you. Okay, so I'll say today is a little vast topic. It's have some details in it. आज का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल्ड है और थोड़ा ज्यादा वास्ट है क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो चीज का कवर होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग काफी कुछ कवर किया है और ये जो आज का टॉपिक है इट इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी इज एज इम्पोर्टेंट एज पेशेंट की सेफ्टी। आई टेल यू व्हाई। हम सोचते हैं कि इट्स जस्ट अ कोई घर में कोई अप्लायंस है, कोई इक्विपमेंट है, वी थिंक कि हाँ जस्ट एक मशीन ही तो है, इट्स ओके, इफ इट्स गेट डैमेज वी विल बाय अनदर वन। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी ही इक्विपमेंट है कि कोई कुछ खराब भी होता है, कुछ होता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, हम नया ले सकते हैं, उससे कुछ हमें बहुत मेजर हार्म नहीं होगा। राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अल्ट्रासाउंड, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट, इट हैज इट ओन सिग्निफिकेंस एंड अ वाइटल रोल इन पेशेंट सेफ्टी एंड इट्स वेल बीइंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है कि उस मशीन सिर्फ सिर्फ नहीं, कुछ कोई बहुत छोटा काम नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। एक पेशेंट, एक इंसान, एक जीव की लाइफ को जो है सेव करने की कैपेबिलिटी रखती है वो यूनिट या वो मशीन। ठीक है, चाहे फिर वो डायग्नोस कर रही हो, चाहे वो ट्रीटमेंट दे रही हो, चाहे वो किसी और टाइप का काम कर रही हो। और जब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज की, आई विल बी स्पेसिफिक इन दैट पार्ट। अगर मैं स्पेसिफिकली रेडियोलॉजी इक्विपमेंट्स की बात करूं तो देखो उसमें तो और आपको ना क्लियरिटी की जरूरत है, क्योंकि ये मशीन ना आपको एक एक सच्चाई बताती है। ठीक है, आप उस चीज को सच मान के आगे का प्रोसीजर करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो मशीन झूठ बता रही हो, तो वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बता रही है, करना ऑपरेशन राइट साइड था, हो लेफ्ट साइड गया। है ना, कितनी छोटी सी बात से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये चीज है, इसलिए इन मशीन्स का एटमॉस लेवल पे सेफ रहना, इनका इनका क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा चीज नहीं है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हर सिलेबस में मैं देखती हूँ कि ये टॉपिक जो होता है ना बहुत एक छोटे से कॉर्नर में होता है कि हाँ सेफ्टी, हाँ ओके, बस। लेकिन आप जानते हैं कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कॉन्टिनेंटल लेवल पे, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं जो इन सब चीजों को रेगुलेट करते हैं कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए या ये चीज वैसे होनी चाहिए ताकि सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन रहे। आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी, क्वालिटी, ये सारी चीजें बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़े लेवल की है। ठीक है, टाइम टू टाइम इसका चेक होना, हाँ भाई एक मशीन हमने इंस्टॉल करा दी, 20 साल 10 साल से वो चली जा रही है और हमें पता नहीं कि वो सच भी कह रही है कि नहीं कह रही, वो सही जो रीडिंग्स दे रही है या जो इमेजेस हमें प्रोवाइड कर रही है वो सही भी है या नहीं। तो यहाँ आके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सोचने चाहिए और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग ही नहीं, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आई विश एंड आई होप कि आप ये सब, ये जो क्लास है आज की, बहुत सिंसियरली अटेंड करें और इसको समझें। ठीक है, आज हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करें। अब जैसे मैंने बोला कि हर मेडिकल इक्विपमेंट अपने आप में एक अपना अलग सिग्निफिकेंस रखता है, एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। नो डाउट कॉस्ट भी उसके बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमारे घर में एक नॉर्मल अप्लायंस है, सपोज कीजिए आपका खुद का फोन ही है, अगर वो डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हार्डली आपका सारा डाटा जो होता है, सब कुछ जो होता है ऑनलाइन स्टोर्ड होता है, सब कुछ होता है, इतना कुछ खास हमें फर्क पड़ता नहीं है। हम
नेक्स्ट डे, कई बार तो सेम डे, विद इन आवर्स हम जाके एक नया फोन खरीद के ले आते हैं और अपना सारा डाटा रीस्टॉक कर लेते हैं, सब कुछ रिवाइव हो जाता है, वी आर ओके टू गो। कुछ खास हमें फर्क पड़ता नहीं है, हाँ बस एक नया फोन का एक्सपेंस बढ़ जाता है, इतना ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस की, तो नो डाउट खराब हुआ तो हम एक नई मशीन तो ले ही आएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस खराब होने और नई मशीन आने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड है, वो भी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, सपोज एक हॉस्पिटल है, वहां पे एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है जो रन हो रही है, आज उस मशीन को इंस्टॉल कराया गया है, 5 साल के अंदर वो खराब हो जाती है। ठीक है, आपने नई मशीन ली, वो मशीन अगेन 5 साल चलती है, देन वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, जबकि इन मशीन्स की लाइफ मोर देन 20 ईयर्स है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में 5 साल में खराब हो रही है। ठीक है, शायद वर्कलोड ज्यादा होगा, ठीक है, जो भी वन और अनदर रीजन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मशीन आप ले रहे हैं। आप हर बार जो है एक मशीन जो है वो 80 lakhs की ले रहे हैं। ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह, उसका सब कुछ मिला जुला के जो होता है, रूम का मेंटेनेंस, सब कुछ मिला के डॉक्टर का एक्सपेंस, बड़ी सारी चीजें होती है, वो मशीन आपको 1 करोड़ की पड़ रही है। क्या आप वो हॉस्पिटल चैरिटी में चलाएंगे? क्या आप वो मशीन जो है फ्री में हर साल इंस्टॉल करते रहेंगे? नहीं ना, वो आप एक्सपेंस किससे लेने वाले हैं? ऑन द गो पेशेंट की पॉकेट पे ही आने वाला है ना। तो अगर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन का कॉस्ट अफेक्टिव नहीं हुआ और हायर साइड हुआ, तो वो अल्टीमेटली किसको लॉस देने वाला है? हॉस्पिटल को कुछ खास लॉस होगा नहीं, जिसके पॉकेट में होगा वो तो लेंगे ही लेंगे। हाँ, जिसके पॉकेट में नहीं आएगा वो पेशेंट सफर जरूर करेंगे, और उनकी वजह से आप जो कंट्री लेवल है उस पे जाके ना हेल्थ रेट कम होगा। आप सोचेंगे कि एक हॉस्पिटल से क्या होगा, आप इस हिसाब से मत देखिए, या एक मशीन से क्या होगा पूरे। अगर आप अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया में, तो आपके पास ना एक कैलकुलेटेड लेवल होता है कि कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कौन से टाउन में, कौन से लोकेलिटी में कितनी मशीन इंस्टॉल्ड है। और ये ना बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि जैसे हर किसी के हाथ में एक या दो फोन है, वैसी बात नहीं है, ये बहुत लिमिटेड है। ठीक है, न्यू मशीन खरीद के इंस्टॉल करना इज वेरी इजी, बट उसको मेंटेन करना, उसकी सेफ्टी रखना और उसका खर्चा जो है पेशेंट की पॉकेट पे कम करना, वो दूसरा पार्ट है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब पेशेंट को महंगा पड़ेगा इलाज, दे आर हार्डली टू अफोर्ड इट, तो उनके लिए ये दिक्कत वाली बात है। और जब ये बात ना, जो नंबर होता है पेशेंट्स का वो कम हो जाता है और उन पेशेंट्स का नंबर बढ़ जाता है जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों, उस हिसाब से हमारी कंट्री लेवल पे जो होता है हेल्थ रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत लंबा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, ये तो हुआ मशीन अगर जल्दी खराब हो गई, हमने फिर नया खरीदा और हमने उसका प्राइस बढ़ा दिया और वो पेशेंट पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मशीन जो है आपने इंस्टॉल तो करा दी, पर वो खराब है, लेकिन आप सोचो चलो पेशेंट की पॉकेट पे खर्च नहीं डालते, खराब मशीन को भी थोड़े दिन और चला लेते हैं, वो तो उससे भी बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि वहां ना मशीन आपको गलत इमेज दे सकती है, गलत रीडिंग दे सकती है, गलत इंटरप्रिटेशंस दे सकती है, गलत डायग्नोसिस दे सकती है, जो कि अल्टीमेटली पेशेंट की, वो तो चलो पॉकेट पे ही आ रहा था, ये तो उसकी लाइफ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एग्जांपल तो मतलब इनमरस है, लेकिन आपको छोटा एग्जांपल दिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बता रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑपरेशन लेफ्ट का करना था राइट का हो जाएगा, राइट का ऑर्गन निकालना था लेफ्ट का निकल जाएगा। मीन्स एक जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में हम लोग गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बहुत हद तक ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और मेडिकल के कई डिपार्टमेंट जो है मशीनरी पे डिपेंडेंट है, और वो मशीन का सही से काम करना, क्वालिटी पे काम करना, क्वांटिटी इज अनदर पार्ट, क्वालिटी पे काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आप सर्विस दे पा रहे हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आज जो है हम यही सब समझने वाले हैं और इसी चीजों पे बात करने वाले हैं, तो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है, सेफ्टी क्यों जरूरी है? तो बहुत जरूरी है, और उसको कैसे ध्यान रखना है ये आपके ही हाथ पे है। अच्छा, बहुत सारे ना मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ना एक थॉट प्रोसेस रहता है कि हमारा काम तो मशीन को ऑपरेट करना है, उसको साफ करना हमारा काम थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं,
यहाँ बहुत गलत है, बिल्कुल आपका ही काम है। आप एक बार सोच के देखिए, आपका फोन ही है, एक छोटी सी चीज है, 10,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक का भी आता है। ठीक है, सपोज आपके पास एक एवरेज 50,000 का फोन है। ठीक है, आपने सपोज अपनी सैलरी से लिया होगा, अपनी सेविंग से लिया होगा, आपके मदर फादर ने आपको गिफ्ट किया या आपके लव वंस डियर वंस ने गिफ्ट किया, और आपके लिए बहुत प्रीशियस है वो फोन। ठीक है, हमेशा आप क्या सोचते हैं, आप खुद भी खरीदो कैसे भी हो, तो वो आप हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं इसका ना बहुत अच्छे से टेक केयर करूं, इसको ना किसी के हाथ में ना दे दूं जो इसको गिरा दे या इसको ढंग से यूज ना कर पाए, लाओ लाओ मैं खुद ही चला के देता हूँ, या लाओ लाओ मैं खुद ही सेट करता हूँ। टाइम टू टाइम आप इसको क्लीन भी करते हो, इसका कवर चेंज करते हो, इसका टेम्पर चेंज करते हो, इसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग कवर देख वेख के लेते हो, इतना कुछ करते हो। क्यों? फोन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, टूट गया तो नया आ जाएगा भाई, कुछ घंटों में ही नया आ जाएगा। ठीक है, अब घर बैठे भी ऑर्डर करोगे तो भी आ जाएगा, इतना पॉसिबल है, तो भी आप इसको इतना ध्यान रखते हो, क्लीन करते हो, इसका टेम्पर चेंज कराते हो, इसके लेंस कवर लेते हो, इसके लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो क्यों? हाँ, मेरा फोन है, ध्यान रखना है मुझे, साहब मेरा कंप्यूटर है, मुझे ध्यान रखना है, या कोई भी आपका पर्सनल अप्लायंस है। ठीक है, आपके घर का एसी है, सर्विस वो भी मांगता है, सब चीज है। ठीक है, लेकिन आप खुद भी तो करते हो ना, मेरा है मुझे ध्यान रखना है तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप कर सकते हो, तो ये मशीन जो मतलब इतना, चाहे इसका प्राइस चाहे 10 लाख 20 लाख का ही हो, लेकिन ये आपको इम्पैक्ट कंट्री लेवल पे दे रहा है। तो क्या उस मशीन की इतनी भी वर्थ नहीं है कि आप उसे खुद साफ कर सको? ठीक है, साफ करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कॉलिन लेके लगे उसको पोंछने के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बात खुद सोचो, इस मशीन का आपको फिजिक्स ज्योग्राफी सब पता है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है, इसका इम्पैक्ट आपको पता है। क्या ये फोर्थ ग्रेड स्टाफ को पता होगा? क्या उन्होंने आपकी जितनी पढ़ाई करी है कि वो ये जान सके कि इस मशीन को किस हिसाब से यूज करना है, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, इसका किस तरह से सफाई होनी चाहिए? हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मशीन की क्लीनलीनेस को लेके ट्रेनिंग्स होती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और वो, मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेके इसको करना चाहिए, बट हाँ, मशीन क्लीन हुई है कि नहीं ये चेक करवाना तो आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ना। और किसी दिन अगर नहीं हो पा रही तो आपको इसका मेंटेनेंस लेना भी तो आपके हाथ में होना चाहिए ना। और इस चीज का डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, इसकी क्लीनलीनेस, इसका हाइजीन, क्योंकि इसमें जो प्रोब्स यूज होते हैं वो पेशेंट की बॉडी को टच करते हैं। पेशेंट की बॉडी कई बार सेफ भी होती है, कई बार बहुत सारे बैक्टीरिया कैरिंग भी होती है, बहुत और भी चीजें होती है। क्या उन सब का ध्यान रखना आपका काम नहीं है? आपने मेडिकल साइंस पढ़ा है, आप एक मेडिको हैं, आप इस मशीन के बारे में ज्यादा जानते हैं, स्टाफ नहीं। स्टाफ को एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है कि कहाँ मेडिकल मशीन्स को कैसे साफ किया जाता है, हाथ में ग्लव्स पहन के एंड ऑल दैट। बट जो मस्ट एंड मस्ट नॉलेज आपको है वो उनको नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मशीन अपना बेस्ट दे, तो आपको भी उसकी हाइजीन, उसकी क्लीनलीनेस पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम, ये बात है। इट्स नथिंग लाइक कि छोटे पड़ जाएंगे हम उसको खुद साफ करके, राइट? तो ये चीजें हैं, ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे भी ओनर्स देखे हैं, ठीक है, जो दिवाली या किसी न्यू ईयर का या बड़े इवेंट्स पे खुद अपनी मशीन को जो होता है क्लीन करते हैं, एज एन एक गुड लक समझ के कि भाई हाँ, मैं इसको अच्छे से करता हूँ। वो खुद एमडी डॉक्टर्स होते हैं, वो खुद मतलब हाईली एक्सपीरियंस 50+ एज के होते हैं, उनको मैंने अपनी आंखों से इन्हें साफ करते हुए देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई छोटी बात नहीं है। ये मशीन उनका ही घर नहीं चला रही, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा रही है। तो ये नेक्स्ट टू समथिंग, मतलब मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है कि अगर हम इसका ध्यान रखें तो। यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्वालिटी पे ध्यान रखना हमारा काम नहीं है, इट इज आवर ड्यूटी ओनली। ठीक है, तो सेफ्टी कंसिडरेशन में सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड की सेफ्टीज के बारे में बातें है क्या। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड बायोलॉजिकल इफेक्ट से आज के टाइम पे सेफ है, क्योंकि मैंने जैसा बताया रिसर्चेस में जो मॉडरेशन अल्ट्रासाउंड का यूज है उसमें कोई इफेक्ट आया है नहीं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक हम किसी को अल्ट्रासाउंड के प्रोब के नीचे रख देंगे तो हाँ, एक बहुत लंबे अरसे के बाद वहां पे थोड़ी हीट जनरेट हो जाती है, जो कि डेफिनेटली किसी टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस में कन्वर्ट हो सकती है। बट उतना अल्ट्रासाउंड तो हम यूज ही नहीं करते, तो हमें उस पार्ट पे भी सेफ है हम लोग। ठीक है, थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट में जैसे मैंने बताया कि
थोड़ी-सी हीट जनरेट हो जाती है, तो एक वो बात है, ठीक है? क्योंकि जो हम मैकेनिकल यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का, कई बार ऐसा होता है कि कभी प्रोब में किसी टाइप का क्रैक आ गया, कुछ आ गया, तो इलेक्ट्रिक डैमेज या फिर करंट लगने की पॉसिबिलिटी होती है। बहुत बहुत वन ऑफ द रेयर केसेस है, इतना बड़ा होता नहीं है इवेंट, बट हाँ, हो गया तो आपको बस ये इतना कोई प्रोब टूटने के बाद यूज़ करेगा, इतना ध्यान कोई इतना बड़ा लेवल तक जाने नहीं देता है, हम हल्के पे ही ध्यान रखते हैं और इतना होता नहीं है। बट स्टिल ये चीज़ कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोब ना यूज़ करते-करते टक से नीचे गिर गया और कई बार गिरने की वजह से उसमें क्रैक आ गया और डॉक्टर ने या जो भी ऑपरेटर है उसने चेक नहीं किया, उसे पेशेंट की बॉडी पे लगा दिया। तो 1% चांस है कि करंट लग सकता है। बट अगर आप ध्यान रखेंगे कि गिरा है तो टूटा तो नहीं है, टूटा है तो करंट तो नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा। जबकि मशीन का सॉफ्टवेयर जो है, वो भी ऐसा कोई भी मेल फंक्शन इंडिकेट स्क्रीन पे कर देता है। फिर भी मशीन तो मशीन है, आपको ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा अलारा, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या अल्ट्रासाउंड में भी अलारा एप्लीकेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है? हमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ भी उतना ही करना चाहिए कि जितना ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट कम है तो चलो एक ही पेशेंट पे 1-1 घंटे तक अल्ट्रासाउंड करके अपनी रिसर्च कुछ कर रहे हैं। नो नीड। पेशेंट को उतना ही अल्ट्रासाउंड दीजिए जितना ज़रूरी है। हो सकता है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आज नहीं दिखें, कुछ साल बाद दिखें, कुछ ऐसा हो, बट हमें अभी तक नहीं पता और कुछ ड्यूरेशन के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करना कंप्लीटली सेफ है। स्टिल मशीन की लाइफ भी एक कंसिडरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए फालतू में अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी है, जितना स्पीड में ज़रूरी है उतना आप करके फारिग होइए। ठीक है? दूसरा, अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि स्टेट लेवल, सॉरी, कंट्री लेवल, कॉन्टिनेंटल लेवल, इवन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे AIUM और FDA, WHO, ये सब ये मतलब वैसे तो हर डिपार्टमेंट में अपना गाइडलाइंस देते हैं, तो इनके गाइडलाइंस जो है अल्ट्रासाउंड को लेके भी हैं, तो उसको हमें जरूर देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। ठीक है? इनकी जो फाइल्स होती हैं, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, और ये फाइल्स जो होती है डाउनलोडेबल होती है, PDF फॉर्म में होती हैं और ये ना टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके ना, ये कुछ 100 पेजेस की होती हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। इनमें बेसिक गाइडलाइंस होती है कि किस मशीन को किस तरह यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए और कितना नहीं। आज तक की रिसर्च में इतना टॉलरेबल है, तो आप इतना कर सकते हैं। इस टाइप की कुछ इसमें गाइडलाइंस होती है काफ़ी सारी, तो आप ये ज़रूर इसको इस चीज़ से अपने आप को अपडेट रखें। यूएसजी के आर्टिफैक्ट्स की बात कर लेते हैं। यूएसजी में ना अल्ट्रासाउंड में, जैसे हमने पहले भी क्लास में बात की थी, अल्ट्रासाउंड में भी और मोडालिटीज़ जैसे CT, MR, एक्स-रे की तरह आर्टिफैक्ट्स आते हैं। मशीनरी है, मैकेनिकल कंसेप्ट से चलती है, तो डेफिनेटली मैकेनिकल आर्टिफैक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं जो मैकेनिकल डिसफंक्शन की वजह से क्रिएट होते हैं और ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि अगेन इमेज डिस्टॉर्ट करते हैं। और इमेज डिस्टॉर्शन का मतलब है कि अगेन वही पेशेंट का जो पैथोलॉजी है वो क्लियर नहीं दिखेगा या सही नहीं आएगा या कुछ भी वन और अदर रीजन, जिसकी वजह से ये होगा कि क्या नाम है, पेशेंट की ट्रीटमेंट में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट होते ही होते हैं, ठीक है? उसकी वजह से हम मशीन चेंज नहीं करते, बट हाँ, कभी मेजर इफेक्ट, मतलब कई आर्टिफैक्ट ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, ठीक है? उनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि कंपनी, ऑफ कोर्स वो मशीन हम उस टाइम के लिए ना रिपेयर मोड पे, मतलब उसको बंद करके रख देते हैं और हम लोग कंपनी पर्सनल को बुला के उसे ठीक करवा के, बिल्कुल जब ओके रिपोर्ट आ जाती है, जब उसका फैंटम टेस्ट वगैरह हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कंपनी पर्सनल ने लिखित में दिया है कि ये मशीन अब ठीक है, ओके रिपोर्ट है, तो ही हम इसे यूज करें, राइट? खुद भी रीश्योर होते हैं उसे चेक करके और फिर हम उसे यूज करते हैं। अदरवाइज हम नहीं यूज करते। फिर मशीन अगर बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बिल्कुल अब यूज नहीं होगी, कंडम हो चुके हैं, तो हम उसको अम, हटा देते हैं और दूसरी मशीन लाते हैं। बट जो चीजें रिपेयर हो सकती है उसे रिपेयर करते हैं। उसके अलावा कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए कंपनी पर्सनल को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। कई बार प्रोब की डायरेक्शन की वजह से कुछ आर्टिफैक्ट होते हैं, कई बार हमारी गलती की वजह से कुछ आर्टिफैक्ट होते हैं, कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे होते हैं जो कि मैनुअली रिपेयर हो सकते हैं। तो हम हर चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो ये चीजों को आइडेंटिफाई करके चेकआउट करना भी एक बहुत जरूरी टास्क है। आगे बढ़ते हैं।
तो जो डेफिनेशन है यूएसजी आर्टिफैक्ट का, इट इज एज written over here. USG artifacts are echoes that appears on the image but do not have a true correspondence to an anatomical structure. मतलब एक इमेज जो क्रिएट हो रही है स्क्रीन पे, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट 100% कॉरेस्पॉन्ड्स नहीं है, मतलब बिल्कुल सही इमेज नहीं है किसकी, जो इंटरेस्टेड रीजन है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, उसका करेक्ट इमेज नहीं है, उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। जहाँ पे किसी वन और अदर रीजन वो आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ है और उसको हमें रेक्टिफाई करके उसे उसे ठीक करके फिर हमें सही इमेज ही आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। आगे भी यही लिखा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज देम सो दैट दे मे बी इग्नोर्ड, एलिमिनेटेड और मेड यूजफुल। ठीक है, उनको जो है या तो आप ठीक कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, या उस आर्टिफैक्ट का भी कई बार अल्ट्रासाउंड में, हाँ एक पॉइंट और है, कुछ आर्टिफैक्ट तो ऐसे हैं जो हमें कुछ बीमारी के बारे में बताते हैं, तो वो भी हम अगर यूजफुल है तो हम उसे रखते हैं, अदरवाइज हम उसे हटा देते हैं। अल्ट्रासाउंड के जो आर्टिफैक्ट होते हैं डेफिनेटली वो रियल स्ट्रक्चर तो नहीं होते हैं, वो नॉट रियल स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे किसी काम के नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सेप्शनल आर्टिफैक्ट्स को छोड़ के, जो कि हमें किसी पैथोलॉजी के बारे में बताते हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट की वजह से इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो इसलिए भी वो इमेज जो होती है डिस्टॉर्ट हो जाती है और हमारे काम की नहीं रहती। कुछ जो रीजन जो कुछ जो इफेक्ट है आर्टिफैक्ट का, वो कुछ ये है कि जो इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है इमेज का, जिसमें लोकेशन का डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब कुछ चीज जो लेफ्ट पे राइट पे दिख रही होती है या थोड़ा सा अपनी जगह से हट के दिख रही होती है, आगे का पीछे, पीछे का आगे दिख रहा होता है, कुछ इस टाइप की चीजें हो जाती है। साइज का डिफरेंस आ जाता है, मतलब कुछ या तो अपने साइज से बड़ा दिख रहा होता है, अपने साइज से छोटा दिख रहा होता है डेफिनेटली। ब्राइटनेस कुछ जो बहुत ज्यादा ब्राइट है वो लो इंटेंसिटी पे आ जाता है, या इस टाइप से दिखता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो भी कोई मास लीजन है। ठीक है, शेप चेंज हो जाती है, तो ये सब चीजों से जो होती है पैथोलॉजी या कोई भी ऑर्गन है उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में आर्टिफैक्ट होने के कॉमन कॉज है कि इक्विपमेंट का अजम्पशन मींस जो इक्विपमेंट है उसमें कोई मैल फंक्शन हो गया है, इक्विपमेंट के मैल फंक्शन या डिजाइन में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटर की कोई गलती है या उससे कुछ ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा, तो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से आर्टिफैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर इक्विपमेंट की वजह से हो रहा है तो क्यों होता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो मेन एक्सिस ऑफ बीम के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। मेरे कहने का मतलब है साउंड वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वहां क्या होता है ना कि कई बार जब हम ट्रांसड्यूसर को कंटिन्यूअसली हिला रहे होते हैं तो वहां पे जो होती है ना मेन एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके वापस जो चीजें आ रही होती है वहां पे हमें इमेज क्रिएट नहीं हो पाती, इस टाइप से भी कुछ चीजें होती है। इंटेंसिटी ऑफ एन इको कॉरेस्पॉन्ड टू अ रिफ्लेक्टर स्कैटरिंग स्ट्रेंथ, मींस वही कि आपके जो इकोस की इंटेंसिटी है, जो रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो हमें सही से रिसीव नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से भी आर्टिफैक्ट कंज्यूम होते हैं। और जो हमारा डिवाइस है उसकी भी डिसेबिलिटी हो सकती है कई बार, कि वो जो है मेजर्ड टाइम में, क्योंकि हमें आदत है कि हम अल्ट्रासाउंड को इस स्पीड से चलाएं, लेकिन जो है कई बार तो हमने तेज चला दिया, कई बार ऐसा होता है कि ना ट्रांसड्यूसर में कुछ खराबी आ गई है और वो हमारी स्पीड जो हम यूजुअली यूज करते थे उससे भी स्लो हो गई है, और ये चीज हमें तो पता नहीं है, तो हम उसी स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन वो जो रिसीव करने का उसका टाइम है वो स्लो हो चुका है, तो ऐसी भी चीजें हो जाती है। ठीक है, जो हमारा जो प्लेन है इमेजिंग का वो थिक या थिन हो तो उससे भी दिक्कत आती है। ठीक है, मतलब लाइक हमने ट्रांसड्यूसर उठाया है डीप पेनिट्रेशन वाला, लेकिन हमें इमेजिंग जो करना है वो हमें जो सरफेस एरिया वाला पार्ट है उसको इमेजिंग करना है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड के कॉमन आर्टिफैक्ट्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से है, बट जो कॉमन है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ।
एक्सियल रेजोल्यूशन, लेटरल रेजोल्यूशन, एक्वेस्टिक स्पेकल्स, सेक्शन थिकनेस। ठीक है, इसके अलावा भी है, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है। जो जो इनके देखिए आप, जैसे ये ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, तो इनकी वजह से भी ना हमारे साथ कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे इसकी वाइब्रेशन, कई बार ना इनमें इशू आता, और ये वैसे वैसे तो बड़ा स्मूथ होता है, लेकिन कई बार मैकेनिकल डिफॉल्ट की वजह से इनमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है। जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स आना बहुत वाजिब है। ठीक है। तो एक्सियल रेजोल्यूशन में जो होता है, ये बड़ा कॉमन अल्ट्रासाउंड का आर्टिफैक्ट है। ये चारों वैसे बड़े कॉमन है। ठीक है। इनमें क्या होता है, ये बेसिकली जब ट्रांसड्यूसर जो होता है सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता, तो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और रेजोल्यूशन में इशू आता है। तो ये कई बार हम ठीक भी कर सकते हैं खुद भी, कई बार हमें पर्सनल कंपनी पर्सनल बुला के ठीक करवाना पड़ता है। या ट्रांसड्यूसर ही हम जो होता है पूरा मशीन चेंज ना करके, वो सिर्फ ट्रांसड्यूसर जो एक सिंगल यूनिट जो खराब हुआ है उसको चेंज कर देते हैं। इस टाइप से भी काम होता है। तो एक्सियल रेजोल्यूशन जो है, इसमें क्या होता है, एक एक्सिस पे मल्टीपल जो होता है इमेजेस, मतलब मल्टीपल सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं। मैं सबसे पहले ये देखते हैं, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू स्ट्रक्चर्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियरली कोई अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है और एक दूसरे से अलग है, लेकिन हमें क्या ना, वो समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्टली कहाँ पड़ा है, तो यहाँ एक्सियल रेजोल्यूशन आर्टिफैक्ट हम देख सकते हैं। Multiple structures along the main axis of the beam appears only as one reflector on the image। मतलब हमें मेन एक्सिस के सीध में जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, वो हमें एक ही इमेज दिखता है, हमें उसके पीछे का नहीं दिख रहा होता। ठीक है। जिसकी वजह से हमें साइज, सेफ और शेप और इंटरफेस में मिसिंग, मतलब जो भी पार्ट्स हैं वो, अब जब हमें एक चीज के पीछे का नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली वो पार्ट मिस हो गया ना, तो वो हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है, अगर आपने कोई चीज 90 डिग्री के एंगल पे रख के देखी है, मतलब आपने सपोज एब्डोमेन है, एब्डोमेन को आपने ऑन द मीडियल एक्सिस से रख के देखा है, आपने जो है सजाइटल कॉर्नर से रख के देखा, तो आप एक बार जो है उसे एक्सियल कॉर्नर से रख के देखिए। एक्सियल में तो मतलब सजाइटल कॉर्नर से रख के देखा, तो जो है इसको कॉर्नरी एंगल से देख के रख के देखिए। मीन्स आप इसका प्लेन चेंज कर दीजिए, आपने जो 90 डिग्री पे रखा था 180 पे रख दीजिए, 180 पे जो रखा था 90 पे रख दीजिए। तो आपको जब दो एंगल मिलेंगे तो इमेजेस समझ आएगी कि इसके पीछे भी कुछ था। समझ रहे हैं आप? तो इस टाइप से आप इस आर्टिफैक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। Lateral resolution is the minimum distance of two sides by side structure that can be separated, still produce two distinct echoes। ठीक है, यहाँ पे दो साइड बाय साइड रखे हुए दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, लेकिन उनके स्टिल दो डिस्टिंक्ट इकोज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टिल उसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो ये भी एक ना आपको जो शेप और साइज का मिस रीडिंग, मिसकंसेप्शन दे सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका भी आपको मिस रीडिंग दे सकता है। तो ये भी एक है। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको फायदा होगा। अकॉस्टिक स्पेक्टिकल्स, ये बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इट प्रोड्यूस बाय द वेवलेट इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन इमेज degradation, appears as grainy image, spectacle displays, dominates near the face of the transducer, interferes with the ability of the system to detect low contrast object। ठीक है, ये ना बेसिकली होता है ट्रांसड्यूसर के बहुत पास, और ये होता ही होता है। तो हम क्या करते हैं ना, ट्रांसड्यूसर्स चेंज कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। तो एक्वेस्टिक स्पेक्टिकल्स में क्या होता है, आपको छोटी छोटी ना स्क्रीन पे ना ब्लर
ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं या पूरी स्क्रीन ही ब्लर दिखती है, तो वो अकॉस्टिक स्पेक्टिकल्स की वजह से होता है। यहाँ पे आप जो है ट्रांसड्यूसर चेंज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपको रेयर, मतलब यहाँ पे थोड़ा समझाती हूँ आपको। होता क्या है कि हमें ना, एक हमने ट्रांसड्यूसर उठाया जो डीप बॉडी पार्ट्स को दिखा रहा है, लेकिन हमको जो कुछ कुछ एक स्ट्रक्चर जो है हमें ऊपर दिख रहा है, मतलब सरफेस एरिया पे, लेकिन वो हमें डीप पेनिट्रेशन वाले में क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है, ठीक है। ये तो मतलब होना ही था, क्योंकि जो बिल्कुल सरफेस जो नियर बाय रीजन होता है वहां पे जो होता है एक्यूस्टिक स्पेक्टिकल्स बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए आप ट्रांसड्यूसर जो है, जो सरफेस एपिड्यूरल रीजन्स देखने के लिए पॉसिबल है, ठीक है, जैसे लीनियर ट्रांसड्यूसर, तो आप वो यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस सेक्टर ट्रांसड्यूसर की जगह आप लीनियर ट्रांसड्यूसर यूज कर लीजिए, और वो इमेजेस को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो है ट्रांसड्यूसर चेंज कर दीजिए या फिर एंगल चेंज कर दीजिए, तो उससे भी आपको जो है थोड़ा हेल्प मिलेगा टू चेक आउट वेदर थिंग्स आर देयर और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है आपका सेक्शन थिकनिंग, ठीक है। थिकनेस मतलब जब कभी हम लोग आउट फोकस जाके कुछ इमेज ले रहे होते हैं, तो वहां पे सेक्शन थिकनिंग का पार्ट आता है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि आउट ऑफ प्लेन फोकसिंग मीन्स, जैसे हम लोगों को लिवर लेना था, ठीक है, लिवर का पार्ट लेना था, लेकिन क्या हुआ कि हमने जब ट्रांसड्यूसर रखा और हमारा जो शायद उसके ऊपर फैट लेयर है या कुछ पेशेंट की बॉडी काफी थिक पार्ट है, तो उसके नीचे हम देख नहीं पा रहे, इस टाइप की चीजों की वजह से क्या होता है, एक अच्छा बल्क दिखता है हमको, एक थिक स्लैब दिखता है और कुछ नहीं दिखता, तो वो सेक्शन थिकनिंग में आता है। तो हम वहां पे भी, अगर इन सारे में ना आपका ट्रांसड्यूसर अगर सही काम कर रहा है, तो आप एंगल चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, आपको फायदा होगा, आपको चीजें दिखने लगेगी। दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्कैन्ड टिश्यू वॉल्यूम परपेंडिकुलर टू द स्कैन प्लेन। जब तो आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर रखा है तो उसको जो है आप लॉन्गिट्यूडनल वे में रख दीजिए, और इस तरह से करेंगे, आप चेंज करेंगे डायरेक्शन, आपको फायदा होगा। एक्स्ट्रा इकोस अपीयर हो जाती है इमेज में, जो स्ट्रक्चर को मोर इकोइक बनाती है, जो कि एक अपने आप में पैथोलॉजी है, जो कि एक्चुअली होती नहीं है। मतलब वहां पे पैथोलॉजी है नहीं, बट इकोइक होने की वजह से हमें लग रहा है कि वहां पैथोलॉजी है, तो मिस रीडिंग आ रहा है ना। तो ये चीज क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन हमेशा, ये तो होना ही चाहिए कि ना, आप चाहे कितना भी आपका मशीन सही हो, आप कभी भी एक डायरेक्शन में देख के इमेज तो नहीं देंगे, आप कम से कम दो डायरेक्शन में देख के, जैसे थिक पार्ट है, जैसे एब्डोमेन है, थिक पार्ट है, तो वहां पे आप दो डायरेक्शन में देख के इमेज देंगे, ताकि जो है आपको मतलब मिस रीडिंग ना हो, और वहां पे आपको सही इमेज मिले, ठीक है। प्रोपेगेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, वैसे तो और भी हैं, मैंने आपको मेजर मेजर आर्टिफैक्ट यहाँ बताए हैं, ठीक है। तो प्रोपेगेशन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट का मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग ट्रांसड्यूसर को प्रोपेगेट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम उसको जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको मूव करा रहे होते हैं, प्रोपेगेट करा रहे होते हैं, तब भी सही तरीके से अगर वो प्रोपेगेट हो रहा है, तो आर्टिफैक्ट होने के चांस कम हो जाते हैं, होते तो तब भी है बट कम हो जाते हैं, एक्सक्यूज मी। लेकिन प्रोपगेशन की टेक्निक से भी कई आर्टिफैक्ट जनरेट होते हैं, जो कि करेक्टेबल है वेरी इजीली। क्योंकि आप उसे जो है खुद के हाथ से जो है मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आर्टिफैक्ट आ रहा है, तो आप अपना मोशन चेंज कर दो, अपनी स्पीड चेंज कर दो, या फिर आप बहुत तेज चल रहे हो शायद इसलिए भी आर्टिफैक्ट आ सकता है, आप बहुत स्लो चल रहे हो इसलिए भी आर्टिफैक्ट आ सकता है, तो आप एक मॉडरेट स्पीड में प्रोपगेशन कीजिए। उसके बाद अगर आपका तरीका आप बहुत ज्यादा प्रेस करके ले रहे हैं तो भी गलत है, आप बहुत ऊपर से हल्के हाथ से ले रहे हैं तो भी गलत है। शायद आपने जो जेल लगाया है, जो आप प्रोपगेट करते करते उस जेल रीजन से बाहर आ गए, जो अल्ट्रासाउंड जेली हम लोग यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारा ध्यान नहीं होता और हमने लगाया थोड़ी सी जगह पे होता है और हमारा ट्रांसड्यूसर हम आगे ले जाते हैं, तो वहां पे भी अब आपको दिक्कत आती है। तो इस छोटी मोटी चीजों का दिक्कत रहता है, ठीक है। तो कुछ आर्टिफैक्ट जैसे रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, कॉमेट टेल, रिंग डाउन, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट, तो ये सब जो है और भी है, जैसे आपका अकस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है, कई सारे शेडोइंग है। मैं आपको सारा स्लाइड में विद इमेज सब बताती हूँ कि कैसे दिखते हैं और कैसे आप इसको रेक्टिफाई और करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट्स की। ये ना
इकोज ऑफ इकोज मतलब जैसे अगर आप कभी सैलून वगैरह जाते हैं तो आप देखते हैं कि आमने सामने दो शीशे लगे हैं और उन शीशों में भी ना आपको अपनी इमेज बार बार दिखती है। तो इनफाइनाइट टाइम्स तक हमें जो होती है सेम इमेज जो होती है वो दिखने लगती है और वो हमें कैसी अपीयर्स होती है, लाइन 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 ऐसी अपीयर होती है। ठीक है, तो ये रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट है। ठीक है, ये होता क्यों है तो ये समझते हैं। द अ पोर्शन ऑफ साउंड बीम reverberates between two highly reflecting surfaces sending back multiple echoes from the same two interference। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दो शीशे हैं, आप उन दोनों के बीच में खड़े हो तो आपको ना अपनी ही इमेज इनफाइनाइट टाइम्स तक दिख रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच में जो होता है साउंड वेव जो होती है ना टकरा के एक दूसरे से ही आपस में टकरा रही है और वही सिग्नल हमें कंटिन्यूअसली वापस भेज रही है, आगे जा ही नहीं रही। तो वहां पे ना ऐसे लाइन 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 से दिखती है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, देखिए इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो ये एक आर्टिफैक्ट भी है जो कि आपको विद इन अ सेकेंड्स रेक्टिफाई हो जाएगा कि अरे ये तो रिवाइब्रेशन आर्टिफैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही ट्रांसड्यूसर का जो है फेस डायरेक्शन चेंज कर देंगे और दूसरे डायरेक्शन से इमेज लेंगे। ठीक है, कई बार इसमें क्या होता है मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड रिफ्लेक्शन इमेज दिखती है, कई बार डिक्रीज्ड इंटेंसिटी दिखती है। ठीक है, और इसी टाइप से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कई बार इसको ना एक ना बटन होता है अल्ट्रासाउंड के कीपैड पे जिसको कहते हैं गेन। ठीक है, तो अगर आप उसको भी कम या ज्यादा करेंगे तो ये आर्टिफैक्ट सप्रेस हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये इमेज थी इसकी, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, एक आपका आर्टिफैक्ट है कॉमेट टेल। ये भी एक रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट का ही कॉज है जो क्लोजली प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, इसमें हाई प्रोपगेशन स्पीड की वजह से भी होता है। लाइक कई बार क्या होता है ना, पेशेंट की बॉडी में कोई मेटालिक प्लेट लगी है, सर्जिकल क्लिप लगी है, कोई और टाइप का कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी ना कॉमेट टेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। कॉमेट टेल्स मीन जैसे आपने वो देखे ना टूटता तारा जिसे कहते हैं, तो उस टाइप का कुछ अपीयरेंस दिख रहा होता है। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, इसमें आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये जो छोटी 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 चीजें दिख रही है आपको कॉमेट टेल्स जैसी, तो ये प्रोड्यूस हो जाती है और ये भी इमेज डिस्टॉर्शन में ही आती है क्योंकि हम ऐसी चीजों को ना एक्चुअली में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कोई बीमारी है क्या। ठीक है, क्या यहाँ पे कुछ और है क्या। तो कई बार जो मेटालिक क्लिप्स है उनकी वजह से ये हाई इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट हो गया और इनसे जब साउंड वेव्स टकराती है तो ये कॉमेट टेल्स जैसी सिग्नल्स रिसीव करके वापस देती है। तो इसकी वजह से भी हमें आर्टिफैक्ट मिलता है। तो हमें समझ आ जाता है कि भाई यहाँ तो अगर एक आधा क्लिप ही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्लिप्स लगे और हम तो यहाँ अल्ट्रासाउंड कर ही नहीं पाएंगे, हमें जो रीजन देखना है वहां बहुत सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट है और हमें इमेज नहीं आएगी, तो हम फिर उसका कोई दूसरा एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी एमआर एक्सरे करेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम फिर सीधा आंसर नो है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आता है। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत है या कोई दूसरे रीजन का करना है तो आप इजीली डायरेक्शन चेंज करके कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट भी एक रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट का ही टाइप है। इसमें क्या होता है ना, कई बार बॉडी के अंदर ना जैसे बाउल वगैरह में गैस के बबल्स होते हैं। ठीक है, जो कि ना सिंगल एयर बबल भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो इनकी वजह से भी बहुत बड़ा इकोस मतलब बहुत अच्छा खासा इकोजेनिक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है तो इनकी वजह से भी इमेज डिस्टॉर्ट होती है और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई इश्यू है, जबकि ऐसा होता है नहीं। ठीक है, वैसे ये वाला जो आर्टिफैक्ट है रिंग डाउन आर्टिफैक्ट जो एयर बबल से होता है, इसको ना हम लोग वैसे एज अ टूल भी यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में एक कंट्रास्ट इमेज हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग एक्चुअल में बॉडी के अंदर माइक्रो एयर बबल्स जो होते हैं सेम साइज सेम डायमीटर के एयर बबल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जो नेचुरली कॉज होता है वो सेम साइज का नहीं होता, कोई छोटा बड़ा रहता है। जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो सेम साइज सेम इंटेंसिटी के होते हैं, तो हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और उसकी वजह से हमको जो होता है जो पार्ट हमें डायग्नोस करना होता है उसको हम लोग कर पाते हैं। ये मोस्टली जैसे आपका नी
जैसे आपका शोल्डर स्पेस गैप है, इसको देखने के लिए, या किसी मसल के बीच में, कोई दो मसल के बीच में अगर हमें कोई कोई स्पाज्म देख रहा है, कोई कोई मेजर डिफॉर्मिलिटी देखनी है, तो हम उस पे इसको इंसर्ट करते हैं वाया इंजेक्शन। हम लोग, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको लिक्विड ही लगेगा, लेकिन वो जो होते छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, ठीक है, और वो बॉडी के अंदर जाके, वो छोटे एयर बबल्स ही रहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में हमें अच्छे से दिख जाते हैं, और फिर वो बॉडी के अंदर ही थोड़े टाइम के बाद डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। Mirror image artifact. This actual occurs when a structure is located in front of a highly reflective surface, is like, for example, pleura, diaphragm, bowel, causing the anatomy to be produced or duplicated on the other side of the interface. ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि मिरर आर्टिफैक्ट तब क्रिएट होता है जब कोई हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस हो। हाईली रिफ्लेक्टिव मतलब जहां से इमेज, जो साउंड वेव्स है, बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, जैसे कि प्लूरा। प्लूरा आपका अब्डोमेन में है, आपके डायफ्राम के पास है, तो यहाँ आपका एक रिफ्लेक्शन अच्छा खासा आता है, अच्छा फैट जनरेटेड, फैट अच्छा स्टोरेज हो तो वहां आता है, डायफ्राम के पास आता है, बाउल्स के पास आता है, कई बार गैस होती है तो उसकी वजह से भी आता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हाईली अल्ट्रा जो साउंड वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और मिरर इमेज क्रिएट होता है, ठीक है, जिसमें हमें एक ही चीज दो बार दिख रही होती है। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है, ऐसे नहीं, एक ही चीज। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही होती है, मतलब कभी दो लीवर देखे हैं एक ही पेशेंट की बॉडी में, उसमें दिख रहा होता है कि भाई वहां दो लीवर पड़े हैं। मतलब दिखाऊंगी अभी कैसे दिखते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से ये ना फॉल्स इमेज ही है, वो आपको दिखते ही समझ आ जाएगा कि बिल्कुल सेम एक जैसी चीज दो बार क्यों पड़ी है। अगर कोई ऑर्गन है तो वो तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कंक्रीशन है या कोई ऐसा सिस्ट है, ये है, तो आप क्या सोचोगे, अरे बाप रे इसको दो दो सिस्ट है, अरे बाप रे इसको दो दो एब्सेस है, तो वो चीज हो जाएगी। कंक्रीशन या फिर कोई किडनी स्टोन या गॉल स्टोन, तो वो भी आप सोचोगे कि मल्टीपल है, बट होता है एक या दो ही है, तो वो चीज है, ठीक है। जो कि मिरर इमेज जो मोस्टली होता है वो डुप्लीकेट इमेजेस होते हैं, डीपर अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में हमें दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जब जहाँ डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया हाई रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं, तो वहां हमें ये दिखने लग जाते हैं। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन जगहों पे हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेसेस पे काम कर रहे हैं, तो आप ये देखना कि वहां मिरर इमेज तो क्रिएट नहीं हो रही है। और अगर हो रही है, अगर कोई ऑर्गन है, तो आप समझ जाओगे कि नहीं, तो सिंपल है। अगर कहीं हो रही है तो फिर आप जो है क्लिनिकल कोरिलेशन कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है अ, थोड़ा सा ट्रांसड्यूसर की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करके देख सकते हैं, तो भी आपको फायदा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे देखिए दो लाइंस दिख रही है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक आर्टिफैक्ट और होता है जिसको हम कहते हैं एक्विस्टिक शैडोइंग। यहाँ पे क्या होता है ना कि इको जो होती है या तो एब्सेंट होती है या तो हल्की होती है, ठीक है, या फिर दिखती ही नहीं है, ठीक है, या फिर हमें एक शैडो के फॉर्म में दिखती है कि एक परछाई सी, हल्का सा एक स्लाइड लाइट दिखता है, तो हम उसे एक्वेस्टिक शैडोइंग कहते हैं। जब हाईली अटेन्युएटिंग सरफेस के पास से होके गुजरती है बीम, अटेन्युएटिंग सरफेस जिससे मतलब हाई एटॉमिक नंबर, या फिर कह लो कि हाई एटॉमिक नंबर वाले ऑब्जेक्ट, जैसे कि सपोज करो आपका कोई कैल्सिफाइड रीजन है या फिर कैल्शियम कंटेंट रीजन, बोन्स है, वहां से अगर जो के गुजरती है तो एक्वेस्टिक शैडोइंग होती है, ठीक है। तो ये एक चीज है, ठीक है। अगर कोई बोन वाली जगह है तो वहां तो हमें ऑब्वियस है कि वहां पे एक्वेस्टिक शैडोइंग होगी, लेकिन अगर कोई बोन वाली जगह नहीं है, वहां पे अगर ये हो रही है, तो हो सकता है कि कोई पैथोलॉजी है, तो ये हम यूजफुल भी रह सकते हैं। जैसे कॉलीलिथियासिस, यहाँ पे जब कोई हमको कोई हमें एक्वेस्टिक शैडोइंग दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम चेक कर लेते हैं कि वहां पे कोई पैथोलॉजी है या नहीं। तो कॉलीलिथियासिस का तो डायग्नोस ही एक्वेस्टिक शैडोइंग की वजह से होता है, समझ रहे हैं आप। तो इस टाइप से ये चीजें डायग्नोज होती है, ठीक है। तो
इसमें जो बुरी चीज है वो ये है कि जो लैक ऑफ इको है उसकी वजह से हमको जो होता है करेक्ट इमेज या हमें करेक्ट स्ट्रक्चर दिखता नहीं है, तो हम पैथोलॉजी को डायग्नोस करने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं होते। बट ये हेल्पफुल कहाँ होती है कि जो गॉल स्टोन वगैरह ऐसा कुछ है तो ये हमें अच्छे से दिखा देता है। ठीक है, तो ये कुछ जगह फायदा भी करता है, कुछ नुकसान भी करता है। एलियासिंग आर्टिफैक्ट, तो ये डॉपलर आर्टिफैक्ट्स में है, कुछ 2-3 आर्टिफैक्ट मैं अब आपको बताती हूँ जो कि डॉपलर में आते हैं। ठीक है, जैसे एलियासिंग हो गया, जिसमें ना वैसे आपका मिरर आर्टिफैक्ट भी, आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट या फुटप्रिंट आर्टिफैक्ट, ये सब डॉपलर में भी आते हैं। जहाँ पे क्या होता है ना, होता क्या है कि हम मूविंग ब्लड को इमेजिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्लड तो भाग गया ना आगे, आप तो बाद वाले को भी इमेजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट की वजह से एलियासिंग आर्टिफैक्ट आता है, जिसमें हमको जो होता है इमेज सही से नहीं दिख रही होती है, और हमें जो होता है जो दिखना था वो नहीं दिखता और कुछ और दिखने लग जाता है। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, उससे समझ आ जाएगा। इसको करेक्ट करने का तरीका है कि पीआरएफ जो होता है हम उसको इंक्रीज कर दे और डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेंसी को कम कर दे। ओके, तो यहाँ पे ये सब एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स है। ये आप जो अगर कीपैड देखेंगे अल्ट्रासाउंड का, तो वहां पे आपको ये सारे इमेज बटन्स भी मिल जाएंगे, और स्क्रीन पे ना ये जब डॉपलर खोलते हो तो ये सारी चीजें आपको ना लिखी हुई दिख जाती है। इसको कम बढ़ाना आपके हाथ में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको ना जो हम ब्लड को स्टडी कर रहे थे वो हमें, ठीक है, वो हमें दिखा नहीं। हमें हमें देखो यहाँ ट्रू कलर्स भी नहीं दिख रहे। ठीक है, और देखो हमको या तो एक्सट्रीम रेड या एक्सट्रीम ब्लू दिखना चाहिए था, या चलो इसके शेड्स, बट यहाँ पे आपको एक्सट्रीम येलो और एक्सट्रीम ग्रीन दिख रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम उसको जस्टिफाई या आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे। तो इस टाइप से ये इशू आते हैं। ठीक है, अब आर्टिफैक्ट्स की बात हमने कर ली। काफी सारे और भी ऐसे छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स है जो कि क्रिएट होते हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक डीप टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटा जो कॉमन आर्टिफैक्ट्स है वो हमने इस पीपीटी में कवर किया है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर हम कोई और क्लास लेते हैं तो आर्टिफैक्ट्स जो पूरा मतलब अल्ट्रासाउंड के अलग कंसेप्ट में या डीप, अगर आपको कभी चांस लगे किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का जहाँ पे अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रहे हो और उसके डीप आर्टिफिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसको एक बार देखना और डिटेल में देखना। काफी, और पता है क्या होता है, ये आर्टिफिक्स ना कई बार मशीन टू मशीन वेरी करते हैं। कुछ मशीन में अलग ही आर्टिफिक्स आते हैं जो कि ना जनरली नहीं अवेलेबल होते, बट उस मशीन में आते हैं। तो वो जो होता है उसके सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और वो जब वो इंस्टॉल होती है तो वो आपको जो कंपनी पर्सनल है वही उसके बारे में जानकारी दे देता है, जो कि सिर्फ उसी में आते हैं और किसी में नहीं आते। तो ऐसे ऐसे भी कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ नॉन यूजफुल होते हैं, तो ये सब जो है मशीन टू मशीन भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई न्यू मशीन इंस्टॉल करें तो आप उसमें ना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपनी पर्सनल से कि इसमें कौन से कॉमन आर्टिफैक्ट्स है जो अभी तक इंस्टॉलेशन के बाद जो है अवेलेबल है, जो नोटिसेबल है, जो नोटिस में आए हैं, तो वो बता देते हैं। और कोई ऐसा आर्टिफैक्ट तो नहीं है जो इस मशीन में पर्टिकुलरली होता हो और दूसरों में नहीं होता, तो वो भी वो बता देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी को रूटीनली चेक करना, पीरियोडिकली चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2-3 चीजें होती है, एक होती है क्वालिटी कंट्रोल और एक होती है क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल मतलब एक ना जो कोई सिंपल भाषा में बोलूं तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि टाइम टू टाइम रूटीन पीरियोडिक वे में मशीन का चेकअप करवाना। उस चाहे वो खराब है नहीं है, आपको उससे उस चीज को ध्यान में रख के नहीं करना है, आपको एक रूटीन वे में, जैसे मंथली, वीकली, डेली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली ऐसे चेक कराना। ठीक है, जैसे डेली बेसिस पे मशीन साफ है कि नहीं, ऑन ऑफ हुई है कि नहीं, रीबूट हुई है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज चेक करना। वीकली बेसिस पे कि एक बार इसको रीबूट करके इसका फैंटम टेस्ट करा कि नहीं, ये सब किया कि नहीं, क्लीनलीनेस किया कि नहीं, पुराने डाटा को स्टोर करके रिफ्रेश किया कि नहीं। मंथली बेसिस पे उसको एक बार अच्छा शट डाउन देके आधे 1 घंटे के लिए या कुछ घंटों के लिए छोड़ देना, देन रीस्टार्ट करना, ऐसा भी करना चाहिए। ये हम वीकली भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद उसका क्वालिटी चेक करना कि फैंटम वैंटम लगा के सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, डाटा जो भी हमें रिस्टोर करना है वो कर लिया, इस टाइप से कर लिया। ठीक है, सेमी एनुअल, एनुअल और क्वार्टरली, इन पे तो हमको कंपनी पर्सनल को बुला के मशीन का एक बार सर्विस करवाना चाहिए कि कोई वायर बियर या टीयर तो नहीं हो रहा, टूट फूट तो नहीं रहा, मुड़ तो नहीं रहा है, कहीं से कोई स्विच प्लग जो है वो खराब तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं होता। तो ये सब चीजें भी इंटरनल बाहर से सब कुछ चेक कर, उनके पास स्पेशल पेंटम्स होते हैं जिनको वो लगा के चेक करते हैं, तो उन्हें रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब होता है सपोज मशीन खराब हो ही गई तो फिर उसको रिपेयर करा के फिर क्वालिटी कंट्रोल करना एक प्रोसीजर है। ठीक है, कि मशीन खराब हो गई तो फिर उसको जब वो ठीक होगी तो आपको प्रॉपर एक जो साल में हम एक बार जो एनुअल टेस्ट करते हैं ना प्रॉपर फैंडम लगा के, जैसे बिल्कुल नई मशीन जब आती है उसका जो जो टेस्ट होते हैं वो सब करके हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस करते हैं कि हाँ भाई अब हम अश्योर्ड है कि ये नई मशीन की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बताया इक्विपमेंट को टाइम टू टाइम उनके कोई मशीन में फेलियर तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा, ये सब चेक करते रहना, डेली उस मशीन की मॉनिटरिंग करना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में फाइल मेंटेन, लॉग बुक मेंटेन जरूरी है। जो भी उस मशीन का ऑपरेटर है या उस मशीन का एक केयर टेकर होता है या उसका सुपरवाइजर होता है, जैसे है ना आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप 5-6 जन वहां काम कर रहे हो, तो हर मशीन को एक एक बंदे का ना एक एक महीने के लिए एक एक साल के लिए नियुक्त कर दिया जाता है कि भाई आप इस मशीन के जो है केयर टेकर हैं। अब ये मशीन खराब होगी सही होगी जो भी होगी आपके हाथ में, और आप जो है इसको रिपेयर करा तो वो कराएंगे, जो भी कराना है वो कराएंगे, और अगर इसका सही ढंग से ख्याल नहीं रखा गया तो आप आंसरेबल होंगे। सपोज आपको छुट्टी पे जाना है अपने उसी ड्यूरेशन में, तो आप किसी और को हैंड ओवर करके जाएंगे कि भाई मेरे छुट्टी के ड्यूरेशन में तुम इसको देखना कि ये ठीक चल रही है या नहीं है, जो भी मेरे काम है वो आप करेंगे। तो इस टाइप से होता है, आपको हैंड ओवर करके जाना होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक एक चीज जो है डॉक्यूमेंट करनी है कि कब इसका वीकली चेक हुआ है, इसका मंथली चेक हुआ है, कंपनी पर्सनल आए थे, कौन आए थे, उसका फोन नंबर, उसने क्या क्या रिमार्क दी, उसने क्या क्या टेस्ट किए, क्या क्या हुआ, क्या ये क्वालिटी अश्योर्ड हो गई, सब चीजों का टेस्ट रखना आपको जरूरी है। ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स के क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट होते हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम करते हैं, फैंटम टेस्ट जिसे कहते हैं, वो सब करने चाहिए। ठीक है, जो भी मशीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है उसका ध्यान रखना भी आपका ही काम होगा। तो ये सारी चीजें जो आपको करनी होती है। ठीक है, एक एलम 100 mm टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक ना टिश्यू स्टेनलेस स्टील का एक रॉड का ग्रुप्स होता है जो कि हम लोग ना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टैंक में रख के उसको अल्कोहल या वाटर के इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वल अमाउंट में रख के हम लोग उसको रखते हैं, एंड देन हम लोग जो होता है प्रोपगेशन टेस्ट करते हैं कि जो स्पीड है साउंड की वो 1540 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही, जो कि होनी चाहिए एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे हो रही है कि नहीं। तो ये भी एक टेस्ट है जो हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर्स का, ताकि हम लोग चेक करें कि भाई यहाँ पे ये मशीन जो है इसका साउंड वेव जो है वो सही स्पीड से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो ये सही रीडिंग नहीं देगा। देखिए इस टाइप से होता है ये। ठीक है, और फिर ये हमें रीडिंग देता है। ये आप भी कर सकते हैं, कंपनी पर्सनल भी आके करते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, नहीं तो कंपनी पर्सनल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कंपनी पर्सनल से ना हॉस्पिटल आप लोगों को ये ट्रेनिंग दिलाता है ताकि आप लोग खुद भी करें और उससे डॉक्यूमेंट करें, लॉग बुक में मेंटेन करें, तो ये भी एक बात होती है। तो ये सब चीजों के बारे में अगर आप अवेयर होंगे तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो जो एक सजेस्टेड मेंटेनेंस शेड्यूल है वो कहता है कि इसकी डेली ट्रांसड्यूसर और इक्विपमेंट की क्लीनिंग होनी चाहिए, वीकली आपको जो है केबल्स की चेकिंग, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, केबल्स की चेकिंग, कनेक्टर्स की चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, फैन फिल्टर्स को क्लीन करके रखना चाहिए, मंथली बेसिस पे क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट होना चाहिए जिसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट फैंटम के थ्रू किया जाता है, और फिर जो उनकी इमेजेस आती है उनको डॉक्यूमेंट करके फाइल में लगाना होता है। ठीक है, 2 से 3 बार ईयर में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली, सर्विस पर्सनल खुद आके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं प्रोसीजर और ट्रांसड्यूसर और इक्विपमेंट्स की, और उसको सही है कि नहीं लिखित में आपको ओके रिपोर्ट लिख के देके जाते हैं। सारे टेस्ट रिपोर्ट जो भी फैंटम वगैरह अगर उन्होंने किया है तो उसकी इमेजेस भी आपको वो सब कुछ हैंड ओवर करके जाते हैं, और अपने पास भी एक लेके जाते हैं कि हाँ हमने फलाना हॉस्पिटल में सो एंड सो डेट पे ये टेस्ट किया था। अच्छा, अब आप कहेंगे कि लोग इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे,
हाँ जी, बिल्कुल, क्यों करेंगे? तो देखिए ऐसा होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ तो इसका खर्च गवर्नमेंट देती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जब मशीन खरीद रहे हैं तभी उनसे जो होता है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप पैकेजेस ले सकते हैं कि आप जो है जब तक ये मशीन चल रही है, आप इसका आके टाइम टू टाइम खुद चेकअप करके जाएँगे, ठीक है? थोड़ी-सी वो मशीन महँगी पड़ती है बट हाँ, एक टेंशन फ्री और बहुत चीज़ें ईज़ी हो जाती है और मशीन की लाइफ नो डाउट बढ़ जाती है। कुछ जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि नहीं भाई जब हम बुलाएँगे तभी आना। तो वो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस और हाई हो जाता है और आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जो हॉस्पिटल का स्टाफ है जिसको उसको ड्यूटी दी गई है उसको, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ क्या होते हैं ना टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। कोई कोई रिज़ाइन करके चला जाता है, कोई नया आता है, फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, फिर ये करो। तो अल्टीमेटली मैं समझती हूँ कि वो हॉस्पिटल को महँगा ही पड़ता है, क्योंकि वो मशीन भी जब मल्टीपल हैंड से गुज़रती है तो खराब होने के चांस जल्दी रहते हैं। तो अगर हम कंपनी पर्सनल को दे देते मतलब कंपनी को दे देते जिस कंपनी से खरीदे, सपोज़ सीमेंस से खरीदा या एलेंजर से खरीदा, तो उनको ही हमने दे दिया कि भाई आप ही लाइफ टाइम जब तक ये मशीन चल रही है, आप इसको आगे टाइम टू टाइम अपना प्रोसीजर करके जाइए। इसका मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल करके जाइए। तो जब वो लोग करके जाते हैं, तो फिर मशीन की लाइफ भी लॉन्ग रहती है, ऐसा। ठीक है? और क्वालिटी जो होती है इमेज की, वो भी बेटर मिलती है। और उसके बाद जो एक्रीडेशंस और सर्टिफिकेट है, वो हमें मिलते हैं एसीआर, एआईयूएम जैसे मैंने पहले बताया ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी को मेज़र करके सर्टिफिकेट देते हैं। मीन्स जितनी भी कंपनी है जो कि अल्ट्रासाउंड सेल कर रही है, वो इन सब सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग और इन सब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको अल्ट्रासाउंड सेल कर रही होगी और उसके अकॉर्डिंग ही इसका क्वालिटी चेक और क्वालिटी एश्योरेंस का मेंटेनेंस होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड की सेफ्टी मेंटेन रहती है और पेशेंट का जो इमेज मिल रही होती है उसको वो क्वालिटी इमेज मिल रही होती है, ठीक है? अच्छा, जो भी अल्ट्रासाउंड यूज़ करे जिसको ऑपरेटर जिसको सोनोग्राफर कहते हैं, वो को ये सर्टिफिकेट की नीड होती है। मशीन यूज़ करने से पहले वो ये सर्टिफ़िकेट ज़रूर चेक करे कि क्या ये मशीन क्वालिफ़ाइड है? कि मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं सपोज़ एक डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि हाँ भाई इसके राइट साइड में ये दिक्कत आ रही है। पता चला वो मशीन तो खराब थी जी, उसके लेफ्ट साइड में आ रही थी। उँगली किस पे उठेगी? जो ऑपरेटर था उसपे ना, तो चाहे आप इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में, जो अगर आप ऑपरेटर हैं तो फिर आपको जो है उस मशीन का वेरिफिकेशन कि भाई इसका फैंटम सब बराबर चल रहा है, इस मशीन में जो भी क्वालिटी टेस्ट हुए सब परफेक्ट है, ओके रिपोर्ट है, कंपनी पर्सनल से तो ही आप इसे यूज़ करें, तो ये आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने कोई कंपनी जॉइन करी है नई-नई, ठीक है? और उनका जो है क्वालिटी एश्योरेंस पिछले डॉक्टर ने 1 साल पहले करा था उसके बाद हुआ नहीं, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि मैं इस मशीन को तभी यूज़ करूँगा जब इसका क्वालिटी एश्योरेंस मुझे ताज़ा मिलेगा मतलब रिसेंट में किया हुआ मिलेगा, लॉग बुक मेंटेन होगी, तो ये भी एक बात है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वेदर यू आर एन ऑपरेटर और अ डॉक्टर और हूसोएवर यू आर, इफ यू आर डीलिंग विद दैट अल्ट्रासाउंड मशीन और अगर उँगली आप पे उठती है कि how do you are not aware of this malfunction of this unit, then you can ask for a quality check by the company personnel or by yourself if you are certified to do so, तो आप ये सब करवा सकते हैं। ठीक है? और डेफ़िनेटली वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और जो भी जैसे एक्स-रे के लिए आईसीआरपी है या एईआरबी है, इनके अकॉर्डिंग हम करते हैं, वैसे इनके भी कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। नेशनल तो अभी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो है, अपनी चीज़ों को ध्यान रख के अ मतलब तभी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस होने के बाद ही आपको जो है मशीन को ऑपरेट करके रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ऐसा। ठीक है? तो ये था आज की क्लास, ठीक है? Still I'm asking you if there is any doubt, you can mail me and ask me about that question and I'll be more than happy to answer you और ये पीपीटी भी बाकी सारी पीपीटीज़ की तरह मैं आपको शेयर कर दूँगी, ओके? होप आपको पीपीटीज़ पुरानी मिल गई होगी, काफ़ी लोगों का था।